वंदे मातरम विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। अपन कुछ एग्जाम्पल पर हमने डिस्कस किए थे तीसरे चैप्टर के। आज हम एक नए टॉपिक के साथ में हैं। हालांकि जिसमें टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूं वो एनसीईआरटी ने रिमूव कर दिया, उसका थोड़ा सा पार्ट रखा है उन्होंने। कोई अवयव होती है उसका प्रतिलोम कैसे ज्ञात किया जाता है, वो पूरा का पूरा एक 3.4 एक्सरसाइज थी अपने पुराने अगर मैं कोर्स की बात करूं तो उसमें फिर लिखा जाता था प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके इसका प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। पूरी की पूरी एक्सरसाइज थी अपने पास में और बढ़िया सवाल बनता था 3 नंबर का। पर एनसीईआरटी ने आपको बहुत सुविधा प्रदान की है, उससे पूरी पूरी 3.4 को रिमूव कर दिया है। उसका एकमात्र एक सवाल बचा हुआ है, तो सवाल पर हम डिस्कस करेंगे। हालांकि अपने पास में जब कोर्स हो जाएगा, टाइम बचेगा, तो हर वो चीज पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी ने रिमूव कर दी और जो आगे के काम आने वाली चीजें, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले इसी यूट्यूब चैनल पर पढ़ेंगे। परंतु हाल फिलहाल हम वो चीजें कवर कर रहे हैं ताकि बोर्ड में अच्छे मार्क्स के साथ आप एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन ले सको। तो हम वो क्वेश्चन या वो एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे जो जो आपके एनसीईआरटी में हाल फिलहाल है। इस सो अपना जो 23-24 का सेशन होगा इसमें आपके पास में है, तो उन पर हम डिस्कस करेंगे। तो अपने पास में मैं बात करूं तो वो जो टॉपिक रिमूव कर दिया था उसका नाम था व्युत्क्रमणीय आव्यूह या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। क्या होती है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स या किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे ज्ञात किया जाता है, उसकी अगर मैं शॉर्टकट में बात करूं तो अगर अपन ने पढ़ते थे कि अगर मैं पूछूं 2 के गुणा में ऐसा क्या लिखूं कि 1 आ जाए, या मैं पूछूं कि 2 का गुणन प्रतिलोम क्या है, 2 का योग के लिए प्रतिलोम क्या है, उन चीजों को हम व्युत्क्रमणीय बोलते हैं। जैसे सुनना, अगर मैं बात करूं 2 का प्रतिलोम, तो 2 का प्रतिलोम अगर मैं बात करूं, पहले बताओ योग के लिए तत्समक क्या होता है। योग के लिए तत्समक क्या होता है? योग के लिए बच्चों हमेशा ध्यान रखना, तत्समक क्या होता है? 0। तत्समक का तात्पर्य है ऐसा क्या जोड़ूं योग के लिए, ऐसा क्या जोड़ूं कि उस संख्या के मान पर कोई फर्क नहीं पड़े। जैसे 2 का तत्समक निकालना है तो 2 में क्या जोड़ देता हूं? 0 आना क्या है मेरे पास में? 2। या 0 प्लस 2 लिखो तब भी क्या आना मेरे पास में? 2। तो 0 का कोई रोल नहीं यहाँ पर। तो जो संख्या मैंने जोड़ी वो 0 2 पर कोई प्रभाव नहीं डालती, तो ये 0 अपने पास में क्या कहलाता है भाई? तत्समक कहलाता है। अब बताओ अगर मेरे को 2 का गुणा के लिए तत्समक बताना, तो बताओ 2 को किससे गुणा करूं कि 2 आ जाए, तो मैं क्या लिखता? 1 गुणा 2 भी क्या होता है मेरे पास में? 2। तो देखो ये जो 1 है वो तो है गुणा के लिए तत्समक, गुणा के लिए, गुणन के लिए, और ये जो मेरे पास में है 0 वो किसके लिए है? योग के लिए। अब बच्चों एक चीज बताओ मेरे को, अगर यहाँ पर तत्समक निकाले तो प्रतिलोम निकालना चाहिए। अगर मैं बात करूं 2 का प्रतिलोम योग के लिए, हालांकि हम जब आगे पढ़ा था तो हमने पढ़ा था योग के लिए तत्समक, योग के लिए प्रतिलोम, ये हमने पढ़ा था। अब अगर मैं बात करूं 2 के लिए प्रतिलोम की, और वो भी कौन सा? योग के लिए प्रतिलोम, तो बच्चों आप एक चीज बताओ 2 में ऐसा क्या जोड़ूं कि योग के लिए तत्समक आ जाए? 2 में ऐसा क्या जोड़ूं कि योग के लिए तत्समक आ जाए? तो 2 में क्या जोड़ना पड़ेगा मेरे को? -2 जोड़ना पड़ेगा। तो जो मैंने -2 जोड़ा है वो 2 का क्या है? प्रतिलोम। किसके लिए प्रतिलोम है? प्लस के लिए प्रतिलोम है। अब मैं पूछता 2 का गुणा के लिए प्रतिलोम, तो 2 को ऐसी किस संख्या से गुणा करूं कि गुणन तत्समक आ जाए? गुणन तत्समक कितना होता है मेरे पास में? 1। तो मैं क्या लिखता? 1/2 या 2 गुणा 1/2। तो ध्यान रखना योग के लिए तत्समक होता है 0, गुणा के लिए तत्समक होता है 1। योग के लिए जो योजित प्रतिलोम जिसको कहा जाता है वो माइनस कर देते हैं, इसका उल्टा गुणा कर देते हैं। गुणा के लिए क्या जाता है? प्रतिलोम। अब अगर मैं बात करूं मैट्रिक्स चल रही है अपने पास में, तो ना तो प्लस माइनस का ये मैटर है अपने पास में, मैट्रिक्स चल रही है अपने पास में, तो मैट्रिक्स का प्रतिलोम क्या होगा अपने पास में? अगर मैं मैट्रिक्स के प्रतिलोम की बात करूं तो एक मैट्रिक्स है मेरे पास में, प्रतिलोम पूछा है मैंने, 1 का प्रतिलोम क्या होगा? 2 का प्रतिलोम क्या होता है? 2 गुणा 1/2 होता है। तो 2 का प्रतिलोम कौन है? 1/2। तो मैं मान लेता हूं 1 का प्रतिलोम है b, तो 1 का प्रतिलोम भी होगा यदि ab बराबर क्या आ जाए मेरे पास में? आई आ जाए। आई कौन होती है? तत्समक आव्यूह गुणा के लिए अगर मैं बात करें, और योज्य के लिए तत्समक आव्यूह क्या होती है? 0 0 0 0। तो अगर 2 गुणा 1/2 तो ab बराबर क्या आना चाहिए? आई। तो 1 का प्रतिलोम, 1 का प्रतिलोम कौन होगा मेरे पास में? b। अच्छा 2 गुणा 1/2 बराबर भी 1 होता है, और 1/2 गुणा 2 बराबर भी क्या होता है? 1 होता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ a का प्रतिलोम b होगा यदि ab बराबर ba बराबर मेरे पास में क्या आ जाए भाई? i। अगर ab बराबर ba बराबर i आ चुका है तो मैं बोल सकता हूं 1 का प्रतिलोम कौन है मेरे पास में? b। 1 का प्रतिलोम कौन है मेरे पास में? b। यहां देखो
अगर ऐसा लिखा हुआ है 2 गुणा 1/2 बराबर 1/2 गुणा 2 बराबर 1, तो 2 का प्रतिलोम कौन है? 1/2, क्योंकि इन दोनों का गुणा गुणा के लिए जो तत्समक है उसके बराबर आ रहा है। मेरी लाइनों पर गौर करना, क्योंकि 2 गुणा 1/2 का मान क्या आ रहा है? 1। एक कौन है? गुणा के लिए तत्समक। AB का मान क्या आ रहा है? I कौन है? गुणा के लिए तत्समक। तो 2 का प्रतिलोम है 1/2, इसलिए A का प्रतिलोम कौन है? B। यहां अगर बात करूं तो 1/2 2 आ चुका है, तो मैं इसको उल्टा भी बोल सकता हूं। मैं किसी दिन पूछता 1/2 का प्रतिलोम बताओ, तो मैं 1/2 को किससे गुणा करूं कि 1 आ जाए? तो क्या करता मैं 2, तो उल्टा भी बोल सकते हैं कि 2 का प्रतिलोम तो 1/2 और 1/2 का प्रतिलोम कौन है? मेरे पास में 2 है, तो इसको भी मैं बोल सकता हूं 1 का प्रतिलोम तो है B और B का प्रतिलोम क्या है? मेरे पास में A है। और ये होती है व्युत्क्रमणीय अवयव। कोई भी अवयव A व्युत्क्रमणीय अवयव होगी यदि मेरे पास में AB बराबर BA बराबर I आ जाए, तो A B है ना, ये जो B वो A का प्रतिलोम कहलाती है। कहने का मतलब A इनवर्स बराबर क्या होता है? मेरे पास में B होता है। और ये हम परिभाषा पर डिस्कस करने वाले हैं। ये अपने आज की परिभाषा है भाई, व्युत्क्रमणीय अवयव की डेफिनेशन। ये भी क्या देखो, व्युत्क्रमणीय अवयव की डेफिनेशन है, यदि अवयव A कोटि M का एक वर्ग अवयव है, यदि एक अन्य अवयव B का, या लिख लेना B का, एक अन्य अवयव B का अस्तित्व इस प्रकार है कि AB बराबर BA बराबर क्या जाए? मेरे पास में I हो, तो B को A का व्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं और इसे A इनवर्स द्वारा निरूपित करते हैं। ऐसी दशा में A व्युत्क्रमणीय कहलाता है। ये परिभाषा थी क्या कि A अगर M कोटि का एक वर्ग अवयव है, एक अन्य अवयव B का अस्तित्व इस प्रकार है। ये मैंने पहले ही पेज पर बता दिया आपको, अगर आपने गौर किया हो तो। क्या पढ़ा था हमने? ये AB बराबर BA बराबर क्या होना चाहिए? मेरे पास में I, और ये हम पढ़ चुके हैं। तो कहने का तात्पर्य, अगर कभी AB बराबर BA बराबर I दिख गया तो मैं कह दूंगा कि A का प्रतिलोम कौन है? मेरे पास में B है। कहने का तात्पर्य A इनवर्स बराबर B है। और B का प्रतिलोम कौन है? मेरे पास में A है। B का प्रतिलोम कौन है? A है। तो इस चीज को विशेष ध्यान रखना। आप आगे एक सवाल भी आएगा जिसमें ऑप्शन वाला सवाल है, वो सवाल भी हम डिस्कस कर लेंगे बाद में, परंतु हाल फिलहाल इस चीज को ध्यान रखना आप कि A यहाँ ही कर लेना भैया, यहाँ ही कर लेना। एक वर्ग अवयव B का अस्तित्व इस प्रकार है कि A इनवर्स द्वारा निरूपित इस दशा में A व्युत्क्रमणीय होता है। और ये ध्यान रखना क्या, A इनवर्स बराबर, ये लिख लेना लास्ट में, A इनवर्स बराबर B तथा B इनवर्स बराबर A। कहने का तात्पर्य A का इनवर्स B है, B का इनवर्स कौन है? A है। A का प्रतिलोम B है, B का प्रतिलोम मेरे पास में क्या है? A है। तो ये थी अपने पास में व्युत्क्रमण अवयव क्या होती है उसकी डेफिनेशन, और उससे रिलेटेड ये अपने पास में थ्योरम मान लो या कुछ और मान लो इसको। ये हो गया अपने पास में व्युत्क्रमणीय अवयव। अब इसके रिलेटेड एक दो थ्योरम को बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले हम कुछ सवालों पर डिस्कस कर लेते हैं भाई। कुछ सवालों पर डिस्कस कर लेते हैं, हमने कुछ उदाहरण तो डिस्कस कर लिए थे। अब हम पढ़ लेते हैं भाई विविध प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चंस, किस प्रकार के सवाल आते हैं वो थ्योरम को हम आगे डिस्कस कर लेंगे। आज फिलहाल आप विविध प्रश्नावली अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आप एक नोट लगा के लिख सकते हो। हालांकि मैं इनके प्रूफ बताने वाला हूं लास्ट में। AB का जो होल इनवर्स होता है ना, वो होता है भाई अपने पास में B इनवर्स A इनवर्स के। हालांकि अपने इसका रोल इतना नहीं है क्योंकि वो हटा चुका है कोर्स में, पहले कोर्स में था अपने, तब इतना रोल नहीं, परंतु हाल फिलहाल लिख लो वापस। इनके सबके प्रूफ मैं कह रहा हूं, बता दूंगा आपको। AB का होल इनवर्स बराबर B इनवर्स A इनवर्स, ये लिख लेना। अब हम विविध की प्रश्नावली पर आ जाते हैं, क्वेश्चन पर। विविध का पहला प्रश्न, यदि A तथा B सममित अवयव है तो सिद्ध कीजिए कि AB माइनस BA एक विषम सममित अवयव है। दे दिया सवाल, यदि A तथा B सममित अवयव है तो सिद्ध कीजिए AB माइनस B एक विषम सममित अवयव है। याद करो ये सवाल हम कर चुके हैं, कब कर चुके हैं वो याद करो। देखें हमने ये सवाल किया था जब अपन पढ़ रहे थे ये 3.3 की अगर मैं बात करूं तो 3.3 में अपने पास में एमसीक्यू वाला एक सवाल था, एमसीक्यू वाला सवाल, उसमें हमने ये पढ़ा था कि AB माइनस BA क्या है, और उस टाइम अपने विषम सममित आया था। तो अगर बड़ा बड़ा रिकॉल करो तो वहां से देख सकते हो आप, बिल्कुल आसान सवाल है। ये अपने पास में एबीसीडी का सवाल हो चुका है, एमसीक्यू वाला सवाल था, उसमें ये सवाल हम कर चुके थे और ये विषम सममित आया था, इसका हमने प्रूफ भी किया था। तो ये हो गया अपने पास में कौन सा सवाल भाई, पहला सवाल। मैं बात करूं सवाल नंबर 2 की, तो अपने पास में जो दूसरा सवाल है ये भी कोई हार्ड सवाल नहीं, बिल्कुल आसान सवाल है। सममित और विषम सममित दे रखा है, देखो देखिए समझना इसको। क्या सवाल है मेरे पास में,
सिद्ध कीजिए कि आव्यूह बी डैश ए बी सममित तथा विषम सममित है यदि ए सममित है तथा विषम सममित है। कहने का मतलब वापस उल्टा पढ़ रहा हूं मैं, यदि ए सममित है तो ये सममित है, यदि ए विषम सममित है तो ये विषम सममित है। सीधी सीधी बात है, डिपेंड पूरा किस पर है, मैटर ए पर है। तो ले लेते हैं, देखिए सॉल्यूशन इसका। तो मान लेता हूं, माना ए सममित है, माना ए सममित आव्यूह। कैसी आव्यूह है? ए सममित आव्यूह है। और अगर ए सममित आव्यूह है तो 100% क्या होने वाला है मेरे पास में? एडेस बराबर क्या होने वाला है भाई? ए। माना ए सममित आव्यूह है तो एडेस बराबर ए हो चुका है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या? बी डैश ए बी बी सममित है, बी डैश ए बी बी सममित आव्यूह है। चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ अच्छा बताओ, कोई आव्यूह सममित कब होती है? जब उसका पूरे का पूरा डैश खुद आव्यूह के बराबर आ जाए। तो ये बी डैश ए बी कब सममित होगी? तो बी डैश ए बी अगर बराबर आ जाए, अर्थात क्या सिद्ध करना है मेरे को? अर्थात यहां लिख रहा हूं मैं, अर्थात मेरे को बी डैश ए बी बराबर क्या चाहिए बताओ? बराबर बी डैश ए बी चाहिए। कहने का मतलब इस पूरे का डैश इस खुद के बराबर आ गया, तो ये पूरी मैट्रिक्स अपने पास में क्या होने वाली? सममित आव्यूह। तो देखो देखिए, बी डैश ए बी का क्या लगा रहा हूं मैं? डैश। अब सोचो, हम पढ़ चुके हैं पुरानी चीजों में क्या पढ़ चुके हैं? चूंकि अगर कभी लिखा जाए ए बी का होल डैश तो हम क्या लिखते हैं? बी डैश ए डैश नहीं लिखते क्या भाई? तो इसको क्या लिखने वाला हूं? सोचो, अगर मैं इसको एक कोष्टक में मान लूं और इसको अलग कोष्टक में मान लूं तो हम क्या पढ़ते हैं? ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश। तो मान लो एक मैट्रिक्स ए की जगह बैठा है बी डैश और बी की जगह पूरा कौन बैठा है? ए बी। तो बी की जगह पूरा ए बी बिठा देता हूं, ए बी इसका होल डैश लगा देता हूं। और बी की जगह किसको बिठा देते हैं अपन? सॉरी, हाँ, बी की जगह अपने किसको बिठाया था? ए बी का होल डैश। ए की जगह अपने पास में कौन बैठा है? बी डैश। तो बी डैश का क्या लगा देता हूं मैं? डैश। अब वापस ए बी का डैश क्या होता है? बी डैश ए डैश। और बी डैश का डैश क्या होगा मेरे पास में? बी डैश का डैश क्या होता है? बी। तुम पढ़ चुके हम। अब बताओ, देखें सबसे पहली चीज सिद्ध कीजिए कि ये अपने पास में ए को क्या माना है मैंने? सममित। तो बी डैश ए डैश की वैल्यू बोलो ए हो जाएगी और यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास में? बी। क्या सेम आ गया? क्या बराबर? अतः बी डैश ए बी का होल डैश किसके बराबर आ चुका है? बी डैश ए बी के बराबर आ चुका है। अतः बी ए डैश सममित है यदि ए सममित है, यदि ए सममित है। चलो ये तो सममित के लिए सिद्ध हुआ। अब किसके लिए सिद्ध करना है? यदि ए सममित आव्यूह। अब मेरे को किसके लिए सिद्ध करना है? विषम सममित के लिए। तो मैं मान लेता हूं इसका अपने रोल नहीं है तो इसको सिद्ध कर देते हैं। चलो अब ए को क्या मानना है मेरे को? विषम सममित। तो मान लेते हैं, माना ए विषम सममित आव्यूह है। किस प्रकार की आव्यूह है? विषम सममित आव्यूह है। अगर ए विषम सममित आव्यूह है तो क्या होने वाला है? तब ए डैश बराबर क्या बनने वाला है मेरे पास में? माइनस का ए बनने वाला है। यदि ए विषम सममित आव्यूह तो ए डैश बराबर माइनस ए हो जाएगा। तो मैं क्या लिखने वाला हूं? नाउ। तब सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है अपने को। क्या सिद्ध करना है? इसमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि बी डैश ए बी बी विषम सममित आव्यूह है। बी डैश ए बी बी विषम सममित आव्यूह है। क्या सिद्ध करना है? बी डैश ए बी बी विषम सममित आव्यूह है। ये मेरे को प्रूव करना है। अर्थात क्या लाना है मेरे को? अर्थात बी डैश ए बी बराबर इसका होल डैश किसके बराबर लाना है? माइनस बी डैश ए बी के बराबर लाना है। तो सिंपल सा तरीका है, ये विषम सममित होगी, माइनस का चिन्ह लग के ये मैट्रिक्स आ जाएगी। तो सोल्व करते हैं। नाउ बी डैश ए बी का होल डैश निकालते हैं। ये हमने पढ़ लिया है किस प्रकार ओपन होगा। ये इस प्रकार से क्या लिखूंगा मैं? ए बी का होल डैश और क्या लिखूंगा? बी डैश का डैश। तो ए बी का होल डैश वापिस बी डैश ए डैश, बी डैश का डैश बी। ये बी डैश हो गया। ए डैश की वैल्यू बोलो क्या है? माइनस का ए है, ये बी है। माइनस तो वैसे भी गुणा है तो बाहर आ जाएगा और क्या हो जाएगा? ए बी। तो क्या बना? माइनस बी डैश ए बी। तो अतः
बी डैश ए बी की वैल्यू क्या आ चुकी है, ए बी के होल डैश की माइनस बी डैश ए बी आ चुका है, तो मैं बोल सकता हूं क्या, हम बोल सकते हैं अतः बी डैश ए बी एक विषम सममित आव्यूह है। कैसा आव्यूह है भाई, विषम सममित आव्यूह है यदि यदि मेरे पास में ए विषम सममित आव्यूह है, यदि ए विषम सममित आव्यूह है, इस प्रकार की आव्यूह है ए विषम सममित आव्यूह है, तो ये अपने पास में क्या आ चुका है, विषम सममित। तो ये आप इसकी कॉपी कर सकते हो आराम से, देखें। चलते हैं अपन अगले सवाल में। सवाल दूसरा था अपने पास में, सवाल नंबर 3 में। तीसरा सवाल है एक्स वाई जेड के मान को ज्ञात कीजिए। एक्स वाई जेड के मान क्या आने वाले हैं उनको ज्ञात करना अपने को। इसको एक बार शिफ्ट कर देते हैं ऊपर की तरफ पर, ठीक है। ये भाई बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है अपने पास में। तीसरा सवाल इसका देखो, देखें सॉरी, एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए यदि ए बराबर ये दे रखा है और समीकरण ए बराबर आई है, ये एक मत करना, इसको आई को संतुष्ट करता है। आई क्या होती है, इकाई आयु या दशमलव का भी कह सकता हूं। तो सॉल्यूशन क्या करेंगे, दिया है ए बराबर क्या दिया हुआ बताओ, देखें 0 2i z, फिर x y माइनस z, फिर x माइनस y और z। ये वैल्यू किसकी दे रखी, एक ही दे रखी है। अपने को इस समीकरण से संतुष्ट करवाना है, लगे हाथ यहाँ पर एडेस ज्ञात कर लेते हैं। अतः एडेस बराबर क्या आएगा सोचो, देखिए एडेस बराबर 0 2i z, 0 2i z x y माइनस z, फिर x माइनस y और z आ चुका है। ये एडेस की वैल्यू आ गई। अब दिया है तथा ए बराबर क्या दे रखा है मेरे को, आई दे रखा है। तो ये मेरे को चेक करना है। अब इसका अपने कोई रोल नहीं, इसको इधर शिफ्ट कर देते एक बार के लिए। चलो अब अपने को जो सीध करना है वही मीटर रखेगा। नाउ एडेस ए बराबर अपने को क्या दे रखा है, आई दे रखा है। एडेस की वैल्यू बोलो क्या है, 0 2i z, फिर x y माइनस z, फिर x माइनस y z, ठीक है। ये z ध्यान रखना भाई। आगे एडेस की वैल्यू बोलो क्या है, 0x x, फिर 2y y माइनस y, फिर z माइनस z और z बराबर में क्या दे रखा है, आई। अब आई सोचना कितने बाई कितने की आई थी, हमेशा आई आपको दे वो जरूरी नहीं, आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। अब आइडिया अगर आप सोचें 3/3 है, 3/3 है, गुणा होके 3/3 क्या गई, तो इकाई आयु 3/3 की लिख लो। ये आगे 3/3 की इकाई आयु मेरे पास में। अब देखो देखें मल्टीप्लाई करते हैं इनको, पहली पंक्ति पहले स्तंभ वही अपना पैटर्न। देखो देखें 0 0 2i हो गया मेरे पास में 4y स्क्वायर, फिर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति सॉरी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, x गुना 0 हो गया, ये हो गया मेरे पास में 2y स्क्वायर और ये हो गया माइनस जेड स्क्वायर। आगे 0x हो गया, ये हो गया माइनस 2y स्क्वायर और प्लस का जेड स्क्वायर, ठीक है। अब आगे जो हमें यहाँ पर लिख रहा हूँ 0 गुणा x 0 हो चुका है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ चल रहा है, ये हो गया मेरे पास में 2y स्क्वायर हो गया, ये माइनस का जेड स्क्वायर हो गया। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ x इंटू एक्स स्क्वायर बन चुका है मेरे पास में, ये प्लस का y स्क्वायर बन चुका है और ये मेरे पास में z स्क्वायर बन चुका है। माइनस माइनस प्लस, यहाँ देखो देखिए x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, x स्क्वायर फिर आएगा अपने पास में माइनस y स्क्वायर, फिर आएगा अपने पास में माइनस का z स्क्वायर। आगे इस पर चले तो हम ये 0 हो गया, ये देखो माइनस का 2y स्क्वायर हो गया मेरे पास में और ये हो गया हमारे पास में माइनस का सॉरी देखो x गुना 0 माइनस 2y स्क्वायर और प्लस का क्या हो चुका है z स्क्वायर। आगे चले तो पहली पंक्ति सॉरी तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ x स्क्वायर हो चुका है मेरे पास में, माइनस का y स्क्वायर बन चुका है और ये माइनस देखो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और माइनस का क्या हो चुका है z स्क्वायर, x स्क्वायर बन चुका है मेरे पास में, फिर ये माइनस माइनस प्लस y स्क्वायर बन चुका है और ये प्लस का z स्क्वायर बन चुका है। ये आ चुकी है मेरे पास में कौन है, एडेस ए, और बराबर में अपने पास में क्या है भाई, आई है।
बराबर में मैं क्या लिख देता हूं, आई की वैल्यू बोलो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आई चल रहा है बराबर में। अब देखो देखें, दो अवयव समान है तो संगत अवयव भी क्या होंगे, समान होंगे। लाइन लिख देते हैं, दो अवयव समान हो तो संगत अवयव भी संगत अवयव भी समान होते हैं। क्या होते हैं, संगत अवयव भी समान होते हैं। देखो देखिए, संगत अवयव से तुलना कर लेते हैं भाई। 4y² प्लस, अब मेन चीज है 4y² प्लस z² बराबर में 1, 4y² प्लस z² बराबर 1। आगे 2y² माइनस z², 2y² माइनस z² बराबर 0। फिर आगे माइनस का 2y² प्लस z² बराबर 0। आगे बात करें तो 2y² माइनस z² बराबर 0। फिर आगे x² प्लस y² प्लस z² बराबर 0। हालांकि इन पूरों को लिखने का कोई सेंस नहीं, परंतु एक बार लिख लेते हैं। x² माइनस y² माइनस z² बराबर, अपने पास में ये 0 नहीं, x² प्लस y² z² 1 के बराबर है। ये है मेरे पास में 1 के बराबर, और x² माइनस y² माइनस z² किसके बराबर है, 0 के। अब इस पर माइनस का 2y² प्लस z² बराबर है 0। फिर आगे x² माइनस y² माइनस z² बराबर है 0। फिर x² प्लस y² प्लस z² बराबर है मेरे पास में 1। ये आ चुकी है अपने पास में तमाम वैल्यू। यहां से सोल्व करके अपने को x y z का क्या निकालना है, मान। सोचो कौन कौन सी काम की है, कौन कौन सी काम की नहीं है, सोचो क्या। अब एक पेन चेंज कर लेते ताकि आपको क्लियर दिख पाए, गौर करना। ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम ही क्या, देखो देखो 2y² माइनस z² माइनस कॉमन होगा 2y माइनस z², 2y² माइनस z², ये तीनों की तीनों चीजें सेम है। ठीक है, तो कोई एक समीकरण काम आएगी अपने। ठीक है, अब x² y² z² x² y² z², ये और ये चीज इसको के दे देता हूं, इसको के दे देता हूं, ये दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं। और x² माइनस y² माइनस z² x² माइनस y², ये केडे से दे देता हूं, और ये मेरे पास में केडे से, ये भी सेम ही है। तो मैं सेम सेम चीजें लिखूंगा, बाकी को छोड़ देने वाले। ये देखो -2y² प्लस z² माइनस 2z², ये अपने समीकरण एक ही तरह है, तो ये अपने काम आने वाली है। बाकी को मैं हटा रहा हूं, ध्यान से देखना, जो सेम सेम है उनको रखेंगे। चलो एक में इतनी इनको हटा देते हैं, इन दोनों को मैं हटा देता हूं। ठीक है, और अपने पास में के और है ना, और मिलेगा केडे से मिलेगा, और एक ये हटा देते हैं अपन, इसका भी ऊपर आ चुका है, ये हटा दो। केडे ऊपर आ चुके हैं, ये हटा दो। के ऊपर आ चुकी है, ये भी हटा। तो ये अपने चीजें काम आने वाली है, जो मैंने 3 समीकरण लिखी, इन्हीं का रोल रहने वाला, 3 4 जो भी लिखी है इनका रोल रहने वाला है, बाकी किसी का रोल नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो इनको एक बार ऊपर लिख देते हैं अपन। देखो ये हो गई मेरे पास में x² प्लस y² प्लस z² बराबर 1, और एक है अपने पास में x² माइनस y² माइनस z² बराबर 0, और इन दोनों को नीचे से हम एलिमिनेट कर देते हैं, यहां से हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो अब अपने को इन चारों समीकरणों का यूज करना। समीकरण दे दो बोले 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4, इन चारों का यूज करके x y z का मान निकालना। गौर करो, मैं दिख रहा मेरे को समीकरण 1 और 2 दिख रही है, वहां से मेरे को सीधी सीधी वैल्यू y की प्राप्त होती दिख रही है। मैं क्या करने वाला हूं, समीकरण 1 प्लस समीकरण में करने वाला हूं। तो देखो देखिए समीकरण ये क्या है, 4y² प्लस z² बराबर 1 है। फिर है मेरे पास में 2y² माइनस z² बराबर 0 है मेरे पास में। अब मैं दोनों को जोड़ रहा हूं, तो ये तो कटेगा, ये 4 और ये हो गया 6y² बराबर में क्या है मेरे पास में 1 है। तो y² बराबर 1/6 होगा, तो y बराबर क्या आएगा मेरे पास में, रूट लगेगा, रूट 1/6, सामने चिन्ह किसका लगेगा, प्लस माइनस 1/√6। किसकी वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू आ चुकी है। अब अगर मैं y का मान समीकरण 2 में रख दूं तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, z की। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखो देखिए समीकरण 2, ये अपने पास में 2y² की वैल्यू 1/6 हो जाएगी, रूट हट जाएगा, माइनस z² बराबर 0। ये हो गया मेरे पास में 1/3 बराबर z² उधर भेज देता हूं, तो z बराबर बोलो
प्लस माइनस 1/में रूट का क्या चुका है 3। तो y की वैल्यू प्लस माइनस 1/√6, z की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3 और y और z की वैल्यू या तो 3 में रख दो या 4 में रख दो, सिंपल सा काम है। तो मैं 4 में रख देता हूं y z का मान, y, z का मान समीकरण, इसको एक बार उधर कर देता और दिख पाओ इसको। ज्यादा छोटा हो गया ना, ठीक है। y का मान आ चुका है, z का मान आ चुका है, तो मैं लिखूंगा y z का मान इक्वेशन कौन सी में रख देते हैं भाई, इक्वेशन नंबर अपने 4 में, इक्वेशन 4 में रखने पर रखो। देखिए समीकरण 4 में, ये समीकरण 4, x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की वैल्यू 1/6 माइनस z स्क्वायर की वैल्यू 1/3 बराबर में 0। तो x स्क्वायर बराबर 1/6 प्लस 1 क्या होने वाला है 3। तो x स्क्वायर बराबर लघुत्तम आएगा मेरे पास में 6, 1 रहेगा यहाँ 2 बचेगा। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरे पास में 3/6। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरे पास में 1/2। तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2। तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2, y की वैल्यू √6 और z की वैल्यू 1/3। तो ये अपने पास में x और y और z की क्या चुकी है वैल्यू। यहाँ तो सही कहना अपने अंदर भेजा 6 एलसीएम आएगा, एक बार जाएगा, दो बार जाएगा, 3/6 होगा, 1 क्या जाएगा मेरे पास में 2। और ये अपना हो चुका है सवाल नंबर तीसरा, जिसमें हमने ये सवाल करना था x y z का क्या निकालना था मान। बहुत ही बेहतरीन सवाल है और मोस्ट सवाल है, टीप सकते हो उसको आराम से आप। तो चलिए अपन आगे सवाल में, 3 सवाल हो गए अपने पास में। चौथा सवाल बिल्कुल आसान सवाल है, फिर और चौथा सवाल भी। तो देखिए चौथा सवाल एक बार से कर देते हैं। x के किस मान के लिए 1 बराबर 0 हो, ये अपने को x की वैल्यू निकालनी है। तो देखें सोल्व करते हैं सॉल्यूशन। देखो गुणा ही करना है, बाकी काम है ही नहीं, ज्यादा दिया है क्या दिया है, देखो देखें 1 2 1। एक मिनट, ये कभी टेक्निकल इश्यू आ जाता है उस वजह से। दो मिनट में ये ठीक हो जाए अपना। ठीक है, ठीक हो गया अपन। अब अपन कौन से सवाल में चल रहे थे वो सवाल देख लेते हैं भाई। विविध प्रश्नावली चल रहे थे, पहला सवाल कर चुके थे अपन, ये कौन सा सवाल चल रहा था ये हम सिद्ध कर चुके थे। उसके बाद में इस सवाल पर थे अपन, ये सवाल भी अपन कर चुके हैं, तीसरा सवाल भी सही अपन कर चुके हैं ना। तीसरा सवाल शायद हमने डिस्कस कर लिया था, एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। एक्स और वाई और जेड के वैल्यू आ चुकी थी भाई में ना। यही था अपने पास में तीसरा सवाल। तो आगे की जितने भी सवाल हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई टेक्निकल इश्यू आ गया, थोड़ा आगे काम नहीं कर रहा है, अगली क्लास में हम बाकी के सवाल डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।